और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम अभी पॉलिटी सेशन में उपस्थित हैं। इसके तहत आपको मूल अधिकार करा रहे थे। तो आज हमने अब तक आपको अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 18 तक करा दिए हैं। अनुच्छेद 12 कराया, राज्य की परिभाषा। 13 में बताया एफआर को अगर कोई विधि कम करती है तो शून्य हो जाएगी। 14 से लेकर 18 में समता के अधिकार कराए। अब आपको 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार कराएंगे। तो स्वतंत्रता के अधिकार ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिए गए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए हैं। इसके तहत हम अनुच्छेद 19 देखेंगे। पहले मैं आपको अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 20 में क्या है, 21 में क्या है, 21A में क्या है और 22 में क्या है, ये मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूं और उनसे पिछली भी क्लास में करा चुका हूं। तो मैं पुनः उनको रिपीट ना करते हुए सीधे अनुच्छेद 19 शुरू करूंगा। 19 के मैंने बताया था आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कितने भाग हैं? 19 1 के 6 भाग हैं। इन भागों को हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 19(1). अनुच्छेद 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या दी गई है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 अधिकार दिए गए हैं। इन 6 अधिकारों को A, B, C, D, E, F और G ये आपके 7 हो गए। मैं अभी आपको बताऊं 6 कैसे रह गए हैं। A में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। B में शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। C में कौन बताएगा? आवाज, अच्छा, संघ संगठन एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है। D में अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार दिया गया है। E में अबाध रूप से कहीं भी बस जाने का अधिकार दिया गया है। F में पहले संपत्ति का अधिकार था, जैसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया। और G में व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है। यह मैं आपको समझा चुका हूं। आज हम देखेंगे 19(1)A। क्या देखेंगे? 19(1)A। 19(1)A में मैंने वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। मतलब कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति के जितने भी तरीके हैं, अभिव्यक्ति के जितने भी तरीके हैं सभी किस में आते हैं? अनुच्छेद 19(1) में आते हैं। तो कह सकते हैं अभिव्यक्ति के जितने भी तरीके हैं सभी शामिल। क्या होंगे? सभी शामिल। जैसे बोलकर करना, बोलकर, लिखकर, इशारों में, या फिर चुप रहकर। कभी कभी लोग चुप रहकर भी अभिव्यक्ति करते हैं। चुप रहकर अभिव्यक्ति करना। जितने भी तरीके हैं, ये सारे तरीके क्या हैं? अभिव्यक्ति के तरीके हैं। किसके तरीके हैं? अभिव्यक्ति के तरीके हैं। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, भी शामिल है। अभिव्यक्ति के जितने भी तरीके हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। जैसे बोलकर, लिखकर, इशारों के द्वारा, किसी चुप रहकर, ये सब क्या है? छापकर, प्रेस करके, मैसेज करके। आप लोग बहुत सारे तरीके जानते होंगे और कुछ तरीके हमारे कवियों ने बताए हैं। जैसे एक लोग आंखों से भी इशारा करते हैं। तो क्या है? शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद ना खोलो। शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद ना खोलो। मैं आंखों से सुन सकता हूं, मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो।
ये एक कवि हुए, उन्होंने कहा था। एक और ऐसा ही है, ये तो इसकी भी प्रकाशता है, अभिव्यक्ति की प्रकाशता है, जो हमारे महान कवि बिहारी जी ने कहा, लिखा था। किसने लिखा था? बिहारी जी ने। राजा एक बैठा हुआ है सिंहासन पर, पूरी सभा लगी हुई है, राजा की प्रेमिका सामने आती है और वो राजा से नजरों ही नजरों में क्या क्या इशारे करती है, उसका वे सचित्र वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, कहत नटत रीजत खिजत, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात। कहते हैं कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में, मतलब पूरा भवन भरा हुआ है, भरे भवन में करत है नैनन सो बात। खरे भवन में करत है नैनन सो बात, मतलब आप सोचो, एक दो लाइनों में कहते हैं हिंदी में दम नहीं होती, कितनी दम है, इसकी व्याख्या एक पेज में होगी। और बिहारी जी ने, इसे कहते हैं बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया। तो ये सब क्या है? नैनों से बात करते हैं। आपने एक मूवी भी देखी होगी कुछ दिन पहले, एक लड़की ने आंख मारी, देखा था वीडियो? आंख मारती है वो, और पूरा भारत समझ लो उसकी आंख पर दीवाना था। एक दक्षिण भारत का वीडियो था, उसमें वो लड़की आंख मारती है, उसके बाद कितना इंस्टाग्राम पर फॉलो किया गया। वो भी क्या थी? एक अभिव्यक्ति है। क्या है वो? मैं आपको नई नई अभिव्यक्तियां बता रहा हूं, आप लोग युवा हैं, तरह तरह की अभिव्यक्तियां करते भी होंगे। तो अभिव्यक्ति के तरीके समझ में आ गए। अब क्या और क्या हो सकता है अभिव्यक्ति में? ये तो बोलना हो गया, लिखना हो गया, छपना हो गया। एक बात ध्यान रखना, अभिव्यक्ति में यह भी शामिल है, चुप रहने का अधिकार। क्या शामिल है? तो अगला आप लिख सकते हैं, अभिव्यक्ति में अभिव्यक्ति नहीं करने का अधिकार, अर्थात चुप रहने का अधिकार। क्या शामिल है? अभिव्यक्ति नहीं करने या चुप रहने का अधिकार। यह आपको नहीं पता होगा, जो लोग बाबू सोना वाले होते हैं उन्हें बहुत अच्छा अधिकार पता होता है। जब वो गुस्सा हो जाते हैं ना तो चुप हो जाते हैं। आपके मम्मी पापा वो भी तो बाबू सोना ही है, तो वो भी चुप। मम्मी जब गुस्सा हो जाती है चुप हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? चुप हो जाती हैं। उसके बाद पापा के दिल पर क्या बीतती है समझो। पापा चाहते तो ये ढूंढते रहते कि कब बोलेगी। तो ये सब क्या है? अभिव्यक्ति। तो आप समझो, मम्मी चुप है और आप पापा का समझ लो खेल खत्म, मतलब बिना बोले अभिव्यक्ति कर रही हैं। क्या कर रही हैं? बिना बोले अपना गुस्सा दिखा रही हैं। क्या दिखा रही हैं? गुस्सा दिखा रही हैं। तो क्या है? अभिव्यक्ति नहीं करने या चुप रहने का अधिकार भी इसमें शामिल है। अब एक बार पूछा गया कि भैया एक बात बताओ, जो अनुच्छेद 19(1) में एक होती है बंद। क्या होता है? बंद। एक होती है हड़ताल। एक होती है हड़ताल। तो पूछा गया कि बंद और हड़ताल क्या अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति है? क्या अभिव्यक्ति के अधिकार में शामिल है? तो न्यायालय ने इस पर निर्णय दिया कि भैया हड़ताल तो अभिव्यक्ति में 19(1) में शामिल है, लेकिन बंद नहीं शामिल है। बंद शामिल नहीं है। जैसे भारत बंद का आह्वान करती हैं पार्टियां, लोग आपका मार्केट बंद करा देते हैं किसी के विरोध में, वो क्या होता है? बंद। क्या होता है? वो क्लोज। और एक होती है हड़ताल करना। क्या होता है? श्रमिकों ने अपनी मांग के लिए क्या कर दिया? काम पर जाने से मना कर दिया और हड़ताल कर दी। तो अब कारण क्या था? न्यायालय ने बंद को 19(1) के तहत अभिव्यक्ति नहीं माना, लेकिन हड़ताल को माना। इसका कारण क्या था? जब हम बंद की घोषणा करते हैं, बंद का आह्वान करते हैं, तो क्या होता है? दूसरों के कामों को बंद करा देते हैं, अर्थात उनके मूल अधिकारों को हम छीन लेते हैं। क्या हमें यह अधिकार है कि हम अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी के दूसरों के मूल अधिकारों को छीन लें? तो बंद में क्या हो रहा है? बंद में हो रहा है कि हम अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करने के लिए, बंद का आह्वान करने के लिए क्या कर रहे हैं? दूसरों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन हड़ताल में क्या होता है? हड़ताल एक श्रमिकों द्वारा की जाती है अपने काम को लेकर, तो उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। लेकिन बंद कहां पर है? अब सोचो, श्रमिकों ने हड़ताल की और उन्होंने बंद की घोषणा कर दी। अब वो जो श्रमिक जो हैं, ये एक कंपनी से जुड़े हुए हैं, इसमें लोहे का काम होता है। क्या उस शहर में
पूरे शहर में सब लोग लोहे का ही काम करते हैं, अलग अलग काम करते होंगे, कोई मोची होगा, कोई दूध वाला होगा, कोई अखबार वाला होगा। अब दूध वाले को इस हड़ताल से क्या मतलब, लेकिन अब उसका भी दूध बंद हो गया, उसकी दुकान बंद होगी दूध की, उसका दूध खराब होगा, तो एफआर छिना नहीं छिना, उसका स्वतंत्रता छिनी उसकी। तो क्या बंद सही है? बंद गलत है, लेकिन हड़ताल मौलिक अधिकार है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में हमें विरोध करने का अधिकार दिया गया है। तो आपको यह समझ में आ गया या नहीं आया? भाई बंद क्या होता है? प्रत्यक्षतः या परोक्षतः ये धमकी होती है कि आप अपना काम नहीं कर सकते, नहीं है ये ऐसा। भाई बंद का आह्वान करना क्या होता है? प्रत्यक्षतः या परोक्षतः यह कहा जाता है कि आप अपना काम नहीं कर सकते। अगला क्या है? आपने कभी सुना होगा चलचित्र, सुना है चलचित्र? चलचित्र क्या होती है? फिल्म होती है। क्या होती है? फिल्म को कहते हैं हिंदी में चलचित्र। क्या होता है? फिल्म। आपने बहुत सी फिल्में ऐसी आती हैं जो मतलब जिनमें चित्र होते हैं, जो चलचित्र होते हैं वो अश्लील प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? अश्लील प्रकार के होते हैं, या कभी कभी ऐसे चलचित्र होते हैं जो समाज को भड़का सकते हैं। कैसे होते हैं? तो अब ये चलचित्र या फिल्में सबसे पहले कहाँ जाती हैं? सेंसर बोर्ड के पास। कहाँ जाती हैं? पहले रिलीज नहीं होती, पहले क्या जाएंगी? सेंसर बोर्ड के पास। और सेंसर बोर्ड देखेगा कि इसमें ऐसा कोई काम तो नहीं जो आपत्तिजनक हो। कैसा हो? आपत्तिजनक हो। अगर कोई आपत्तिजनक काम है तो उसको कहा जाएगा डायरेक्टर साहब इसको कट करो, हटा दो, तभी आपकी फिल्म हम रिलीज होने देंगे, अन्यथा रिलीज नहीं होने देंगे। इसे कहते हैं प्री सेंसरशिप, पूर्व अनुमति लेना। क्या होता है? सेंसर बोर्ड से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। अब ऐसा करते क्यों हैं? आप सोचो, आप जब मूवी देखते हैं तो समाज पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है। सलमान खान की तेरे नाम फिल्म आई तो पता है कितने लोग तेरे नाम बन गए। देखा, बीच की मांग काट के निकले हैं, अब स्टाइल में चल रहे हैं ऐसे करके। भाई उनकी बाजू इतनी इतनी सी हैं, उनके जब गैप होता है तो इतना गैप होता है कि एक आदमी समा जाए, लेकिन चलते वो ऐसे ही हैं, ऐसे करके चलते हैं। देखा तुमने क्यों चलते हैं? क्योंकि मूवियों का हमारे मन पर असर होता है। जब आप कोई मूवी देखने लगो, किसी हीरो को लगातार देखने लगो, जैसे आप आमिर खान को लगातार देखो, तो आप उसकी स्टाइल में बात करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? उसकी स्टाइल में बात करने लगेंगे। ओ तेरी, क्या करेंगे? ओ तेरी करने लगेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप वो देखते हैं ना, क्या अभी एक डायलॉग चलता है, क्या नागमणि लेके जाएगा? तो ये क्या है? ये चलचित्र सीखा हमने, क्या नागमणि लेके जाएगा। तो ये क्या है कि हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इंस्टाग्राम का कच्चा बादाम पर बताएं कितने लोगों ने अपनी कमर तोड़ ली। ये क्या था? चलचित्र का कमाल था। क्या था? चलचित्र का कमाल। हाँ, नागिन डांस, नाग बोला कि नागिन डांस। चलचित्र या फिल्म क्या होती है? चलचित्र या फिल्म। तो इन पर क्या होनी चाहिए? प्री सेंसरशिप। क्या होनी चाहिए? हाँ, आपने सही बताया। पुष्पा द राइजिंग, झुकेगा नहीं। लोग, पतला सा आदमी है, छोटा सा, वो कह रहा है झुकेगा नहीं। मेरा भतीजा है 2.5 साल का, जो झुकेगा नहीं। मैं जूता खाएगा क्या? झुकेगा नहीं। होता नहीं होता है, झुकेगा नहीं। चलचित्र प्री सेंसरशिप, क्या बोलते हैं इसे? प्री सेंसरशिप। अब कोई दृश्य अश्लील है तो उसे हटाने के लिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक फिल्म आई बैंडिट क्वीन, तो इस फिल्म में एक फूलन देवी डाकू थी। फूलन देवी थी, फूलन देवी एक डाकू थी जो एक ऐसी समाज से आती थी। उनके जीवन पर क्या था? उन डाकू बनने से पहले जो उच्च जाति के लोग हैं उन्होंने उन पर अत्याचार किया था। उसके बाद वो डाकू बन जाती हैं और फिर उनको ना सिखाती है सबक। किससे? बंदूक से। क्यों? मार्क्स से कहता था राजनीतिक शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है। तो उन्होंने क्या सिखाया? उन्हें उच्च जातियों के पीतल भरी। क्या भरी? पीतल। जब पीतल भर गई उसके बाद डाकू बन गई, लेकिन वो महिला थी तो बाद में क्या वो राजनीति में आ गई। कुछ पार्टियों ने सपोर्ट किया और उन्हें समर्थन किया। उसके बाद क्या हुआ? वो राजनीति में आई, उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद वो सांसद बन गई। सांसद बनने के बाद क्या हुआ? उनको किसी ने, सनकी ने गोली मार दी। तो उनके ऊपर मूवी बनी। जब मूवी बनी तो उसमें जो फूलन देवी के साथ हुआ था उसको दिखाया गया। एक जगह उन्हें न्यूड भी दिखाया गया। न्यूड माने नग्न। क्या होता है? नग्न। तो उस फिल्म में दिखाया गया। तो जब ये सेंसर बोर्ड के पास पहुंची तो उन्हें, सेंसर बोर्ड ने कहा अरे महिलाओं को कैसे दिखा रहे हो अश्लील, हट गया। बैंडिट क्वीन वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई दृश्य अश्लील है या नहीं, यह उस दृश्य से नहीं पता चलेगा, यह उस बात से पता चलेगा वो किन परिस्थितियों में डाला गया है, वो कहानी का आधार क्या है। बैंडिट क्वीन में जो वो दृश्य दिखाया गया था वो वास्तव में उस महिला की परिस्थिति को दिखाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर किसी फिल्म में कोई महिला का बलात्कार होते हुए दिखाया जा रहा है और अगर महिला का बलात्कार होते हुए भी आपके अंदर का अगर पुरुषत्व जागने लगे, ना कि दया आए, तो आप इंसान है ही नहीं, आप जानवर जैसे हैं। आप कैसे हैं? जानवर जैसे हैं कि एक महिला के ऊपर होने वाले अत्याचार के आधार पर आपके अंदर क्या हो रही है, संवेदना जाग रही है, आपको उसके पर दया रखनी चाहिए। तो ये भी उन्होंने कहा था। तो उन्होंने सीधी सी बात ये कही कि भैया बैंडिट क्वीन में सीन है वो कहानी की मांग है, अगर कहानी की मांग है तो उसे अश्लील नहीं माना जाएगा। ये क्या था, सेंसर बोर्ड से कहा औकात में रहो, ज्यादा कटपट मत करो। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? अब अगला है विज्ञापन या वाणिज्यिक भाषण शामिल। विज्ञापन, अब देखो एक बात और, एक क्वेश्चन और पूछा गया, जो विज्ञापन होता है, विज्ञापन को क्या कहते हैं इंग्लिश हिंदी में? वाणिज्यिक भाषण। क्या कहते हैं कि ये बताओ कि अभिव्यक्ति में विज्ञापन शामिल है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा शामिल है। क्या है? शामिल तो है, लेकिन उसी चीज के विज्ञापन शामिल हैं जो वैध व्यापार है। क्या है? वैध व्यापार। आप गांजा, भांग, शराब, इनके विज्ञापन नहीं बना सकते, इनके विज्ञापन नहीं बना सकते आप। मादक पदार्थों के चलचित्रों के विज्ञापन नहीं बना सकते। अगर इनके विज्ञापन है भी, जो जुआ केसरी है ना, जो विमल, वो उच्च इलायची का एड है, आप देखना कभी, जुआ केसरी इलायची है वो। क्या है वो? इलायची। भले ही बात सही बात है, चैनी खैनी में जो मलाइका शेरावत अरोड़ा है, मलाइका वो किसकी गर्लफ्रेंड है वो आजकल? अर्जुन कपूर की। अर्जुन कपूर तो मलाइका अरोड़ा चैनी खैनी का ऐड कर रही है, लेकिन चैनी खैनी वो खैनी नहीं दिखाई जा रही, चैनी चैनी बोला जा रहा है, मतलब इलायची बेच रहे हैं। समझ तो आदमी रहा है। वही बात है जो राहत इंदौरी ने कहा था कि सरकार चोर है। अरे आप, सरकार चोर है, आप जेल चलो। मैंने कहा सरकार चोर है, ये तो लिखा भारत की सरकार चोर है। अरे हमें पता नहीं किसकी सरकार चोर है। तो क्या है, लोग समझ जाते हैं कि अगर विमल का ऐड हो रहा है तो जुमा केसरी कहां की चल रही होगी। तो लेकिन वास्तव में आप सीधा ऐड नहीं कर सकते, तो ये जो चालाकियां हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते जो अवैध सरकार ने किया हुआ है। बात समझ में आ गया? आप ऐसा नहीं है, आपने कभी देखा है किसी ऐसे व्यापार का, देह व्यापार का ऐड होते हुए? देखा कभी देह व्यापार का ऐड होते हुए? कभी देखा हो बच्चों के लेवर का ऐड हो रहा हो कि यहां पर बच्चों के लेवर बिकते हैं? देखा है कि आंखें मिक्स की बिकेंगी यहां पर, कि हाथ काट के बेचे जाते हैं? ऐसे व्यापार नहीं कर सकते। मतलब विज्ञापन तो कर सकते हो, व्यापार तो हो रहे हैं। लोग अगर किडनैप हो रहे हैं, लोगों को अगर मारा जा रहा है, उनके अंग बेचे जा रहे हैं, व्यापार तो हो रहा है, लेकिन उनका विज्ञापन नहीं कर सकते। केवल वैध, कैसा वैध व्यापार के विज्ञापन कर सकते हैं, वही अभिव्यक्ति में शामिल है। कोई समस्या किसी को नहीं? तो अब देखेंगे हम प्रेस की स्वतंत्रता। क्या देखें? प्रेस की स्वतंत्रता। अब प्रेस की स्वतंत्रता अमेरिका जैसे देशों में, जैसे यूएसए देश है, उसमें अलग से प्रावधान दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? अलग से प्रावधान। लेकिन भारत में प्रेस की जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है वो अनुच्छेद 19(1)(a) में शामिल है। किसमें शामिल है? अनुच्छेद 19(1)(a) में। इतनी बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहां पर आपको यह बताना है कि प्रेस की स्वतंत्रता शामिल तो है अनुच्छेद 19(1) में, जैसे हमारी अभिव्यक्ति शामिल है, हम बात बोलने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन हम एक व्यक्ति हैं। लेकिन जो प्रेस है वो एक व्यवसाय है। क्या है? व्यवसाय है। तो जो प्रेस के लोग हैं, जो मीडिया है, वो केवल अनुच्छेद 19(1) के आधार पर यह नहीं कह सकते कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाए। आपको स्वतंत्रता तो मिलेगी व्यक्ति की तरह बोलने की और अभिव्यक्त करने की, लेकिन आप पर जो नियम लगेंगे वो उद्योगों की तरह लगेंगे। जैसे कर संबंधी नियम, कर संबंधी नियम, जैसे आपका कर्मचारी सेवा संबंधी नियम, या फिर औद्योगिक संबंधी नियम। क्या इन सबसे इन्हें छूट मिलेगी? क्या कर संबंधी नियम,
कर्मचारी सेवा संबंधी नियम और औद्योगिक संबंधी नियम, इससे इन्हें छूट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मतलब इन्हें डबल तरह की भूमिका मिली हुई है। अभिव्यक्ति और बाकी सुनता तो मिली हुई है, लेकिन इनके साथ जो व्यवहार है वो कैसा किया जाएगा, एक संस्थान, एक व्यापार, एक औद्योगिक संस्थान की तरह कैसे किया जाएगा। अब सोचो, जो प्रेस की सुनता में कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें वो मनमानी तरीके से नहीं निकाल सकते, जो नियम है उसी के अनुसार निकाल सकते हैं, जितनी उनकी सेवा पैसे हैं उसी के आधार पर निकाल सकते हैं। कर उन्हें देना होगा, कोई ये नहीं कह सकता मुझे बाक और अभिव्यक्ति की प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी जो अधिनियम है, अधिकार है, वो यूएसए में अलग से प्रावधान किए गए हैं। भारत में अनुच्छेद 19(1) के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है इसमें। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि इसको कर संबंधी नियम, कर्मचारी सेवा संबंधी नियम या औद्योगिक नियम से संबंधी कोई छूट मिलेगी। इस संबंध में उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो एक व्यवसायिक संस्थान के साथ किया जाता है। अगला हम देखते हैं सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार। क्या देखते हैं पहले, जानने का अधिकार। जानने का अधिकार, जानने के अधिकार का मतलब क्या है कि आप लोग ये बात जानते होंगे सरकार क्या कर रही है, इस बात की जानकारी नागरिकों को होना आवश्यक है। जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने क्या किया हुआ था, उन्होंने अपने उत्तरदायित्वों को, कर्मचारी के उत्तरदायित्वों को कम करने के लिए गोपनीयता बनाए रखी। अब गोपनीयता बनाए रखी, उन्होंने इसके लिए क्या कहा कि हम गोपनीयता इसलिए बनाते हैं जिससे कि देश की सुरक्षा हो सके। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात निश्चित है कि लोगों को यह पता होना चाहिए कि हमारी सरकार वास्तव में कर क्या रही है। काम के चक्कर में वो कांड तो नहीं कर रही। तो पता चला कोयला घोटाला कर लिया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कर लिया, पैसा खा लिया, सड़क बनी नहीं लेकिन कागजों में बन गई। अब क्या है, देखो आप अंतर समझ रहे होंगे, जब से टेक्नोलॉजी का जमाना आया है तब से क्या हुआ कि अब सड़कें केवल कागज पर नहीं बनती। अगर सड़क बनेगी, भले उसमें कमीशन लें, अब लोग कमीशन डिसाइड हो, पैसा लें, लेकिन सड़क बनेगी तभी पैसा मिलेगा। कारण क्या है, लोग फोटो खींच के डालते हैं तो सब सड़क बनी नहीं है भाई। अब आजकल वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होने लगा है, सड़क बनाई नहीं बनाई आपने, आपके यहाँ सब सड़क बनती होगी तो लोग फोटो खींच खींच के डालते होंगे, माल का फोटो डालते हैं, माल ले आए, सड़क बन गई उसका फोटो डालते हैं। अरे नाली साफ हो जाती है उसका फोटो खींच के डालते हैं कि हमने नाली साफ की, इतना कचरा निकाला। तो आप क्या है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन है। क्या ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन। तो अब जानने का अधिकार इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छा है। अब ये अधिकार सरकार तो देना नहीं चाहेंगी लेकिन लोग लेना चाहेंगे, लेकिन इस पर कुछ निर्बंधन भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, निर्बंधन, कि देश की सुरक्षा संबंधित कोई सूचना है या लोक व्यवस्था संबंधित कोई सूचना है वो ना दी जाए। तो जानने का अधिकार क्यों आवश्यक है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के संचालन की जानकारी लोगों को होनी चाहिए, इसलिए जानने का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस पर देश की सुरक्षा या फिर लोकहित में कुछ निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। इसी जानने के अधिकार की कड़ी में क्या हुआ, इसी जानने के अधिकार की कड़ी में सूचना का अधिकार अधिनियम क्या आया, आरटीआई। क्या आया, सूचना को जानने का, सूचना का अधिकार। क्या आया, सूचना का, आर मतलब राइट, टी का मतलब टू और आई का मतलब इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। क्या आया, सूचना का अधिकार आया। जो मैंने आपको बताया कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, वो सूचनाओं को दबा लेते थे। उन्होंने क्या एक एक्ट भी बनाया था, उसका नाम था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। कारण क्या था, वो चाहते थे कि जो हमारे कर्मचारी हैं उन पर उत्तरदायित्व ना आए। लेकिन लगातार मांग बढ़ती रही और बाद में क्या करना पड़ा, सरकार को सूचना का अधिकार जनता को देना ही पड़ा। तो एक आपने दो संगठनों के नाम सुने होंगे, एक है यूपीए और एक है एनडीए और एक का नाम क्या है, यूपीए। एनडीए और यूपीए क्या है अगर आप जानते हैं, अगर नहीं जानते मैं आपको बता दूं, वर्तमान में किसकी सरकार चल रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आप गलत हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि एनडीए की सरकार है। किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन, क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय, हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन। मतलब बीजेपी ने एक संगठन बना रखा है, उस संगठन का नाम क्या है? एनडीए। उसमें क्या है? बहुत सारी पार्टियां शामिल हैं। उसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी है। तो उस संगठन को या उस समूह को क्या कहते हैं? एनडीए। तो वर्तमान में सरकार किसकी है? एनडीए की है। और यूपीए क्या होता है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। यह क्या है? कांग्रेस के नेतृत्व में गठित संगठन को या गठबंधन को क्या कहते हैं? यूपीए कहते हैं। मतलब अभी विपक्ष में कौन सी पार्टी है? यूपीए है। ये दोनों हैं क्या? हमारे यहां किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था, तो हमारी देश की पार्टियों ने क्या किया? एक एक पार्टी के नेतृत्व, कांग्रेस और बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन कर लिए। क्या कर लिए? गठबंधन कर लिए। जैसे ममता दीदी किधर है? आज यूपीए की तरफ है। बात समझ में आ गया? तो इन्होंने गठबंधन कर लिए। आज इसमें एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में और यूपीए किसके नेतृत्व में? कांग्रेस के नेतृत्व में कार्य कर रही है। तो यूपीए ने सबसे पहले एनडीए की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। इन्होंने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002। तो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 एनडीए के सरकार ने बनाया। लेकिन बाद में क्या हो? यूपीए की 2004 में सरकार आ गई और इसने इसे समाप्त करके, क्या करके? समाप्त करके एक नया अधिनियम किसने समाप्त किया? इसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया और तब से हमें क्या मिला हुआ है? सूचना का अधिकार मिला हुआ है। अब हम किसी डिपार्टमेंट के बारे में ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये कैसे कैसे सूचनाएं मिली हैं। इसी आरटीआई का आरटीआई एक्ट का प्रयोग करके हमने पता किया कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की पदवी है क्या सरकार ने दी है? सरकार ने मना किया, हमने नहीं दी। लोग अपने आप मनगढ़ंत रूप से बोलने लगे हैं हमारे लिए कोई राष्ट्रपिता नहीं है, जो अभी भविष्य में राष्ट्रपिता आने वाले हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो इसलिए मना कर दिया उन्होंने और राष्ट्रपिता की पदवी किसी को नहीं दी गई है। ये जो अधिनियम है वो किसके द्वारा चलता है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। कौन सा है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ये क्या है? नोडल एजेंसी है। क्या है इसकी? ये नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी का मतलब क्या होता है? नोडल एजेंसी का मतलब होता है कि ये जो आरटीआई एक्ट के तहत जो काम होते हैं वो यही देखता है पूरा। ये हेड है मंत्रालय इसका। अब एक अधिकार और है, मतदाता का सूचना प्राप्त करने का अधिकार। क्या है? मतदाता का सूचना प्राप्त करने का अधिकार। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है मैंने? मैं मुंह से बोल भी तो रहा हूं। मतदाता का सूचना प्राप्त करने का अधिकार। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति हुए, अभी हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं। कौन है वो? प्रधानमंत्री हैं वो। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो लोगों को पता ही नहीं था उनकी एक पत्नी भी है। लोग समझते थे वो बाल ब्रह्मचारी हैं। क्या है वो? बाल ब्रह्मचारी हैं। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने, उससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री से जब देश के प्रधानमंत्री बन रहे थे तो उन्होंने समझा कि कोई व्यक्ति आरटीआई का प्रयोग करके ये पता ना कर ले कि मैंने ऐसा किया है। अगर ऐसा पता चलता है तो उनका क्या होगा? नामांकन निरस्त हो जाता और उन पर बैन लग जाता चुनाव लड़ने के लिए। जो चुनाव ही नहीं लड़ पाते तो प्रधानमंत्री कैसे बन पाते? तो उन्होंने रिवेल कर दिया कि हाँ, मेरी एक पत्नी है, उससे मेरी कभी शादी हुई थी, लेकिन अभी हम मिलते नहीं हैं। ऐसे एक और व्यक्ति हुए जो अब
दिवंगत हो गए हैं श्री मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव ने जब पर्चा भरा तो उन्होंने कबूल किया कोर्ट में कि मेरी एक और पत्नी है। समझ में आ गया? उन्होंने क्या कबूल किया? मेरी एक और पत्नी है। उस पत्नी का उन्होंने नाम रिवील किया। क्यों? अगर नहीं करते, पता चल जाता तो उनका कैरियर समाप्त। एक हुए एनडी तिवारी, अभी वो भी मर चुके हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और फिर उत्तराखंड में भी उन्होंने अच्छा काम किया। शायद मेरे ख्याल से कांग्रेस के नेता थे। उन पर तो एक उनकी प्रेमिका थी जिससे उनको एक पुत्र हुआ था, लेकिन वो मानते नहीं थे कि मेरा पुत्र है। तो जब नहीं मानते थे तो फिर क्या किया गया? उस लड़के ने कोर्ट में एफआईआर दायर, वो कोर्ट में अपना केस किया। उसके बाद डीएनए टेस्ट के माध्यम से पता चला हाँ ये इन्हीं का पुत्र है। उसके बाद उनका कैरियर समाप्त। उसके बाद उनका कैरियर समाप्त हो गया था। एनडी तिवारी मरी गए उसके बाद। तो ऐसा ना हो इसलिए नेता क्या करते हैं तो उम्मीदवार, अब मतदाताओं को सूचना प्राप्त करने का अधिकार, तो मतदाताओं को सूचना कैसे प्राप्त करते हैं? जो उम्मीदवार हैं, आप उम्मीदवार के बारे में क्या क्या पता करना चाहते हैं? एक तो पता करना चाहेंगे संपत्ति कितनी है। भाई इससे क्या रहेगा? यह पता चलेगा जब उम्मीदवार था तब कितनी संपत्ति थी, और नेताजी जब जीत गए, मंत्री बन गए, उसके बाद उन्होंने कितना खींचा पैसा, यह पता चलेगा नहीं चलेगा? अब इसके अलावा नेताजी ऐसा भी हो सकता है कि कर्ज ले लिया हो किसी से उन्होंने बैंक से, तो देनदारियां बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कर्ज ले लिया आपने पर आप नेता बन गए, दो नहीं। सही बात है कि नहीं? अब ये बताओ भैया पढ़े लिखे कितने हो? ऐसा तो नहीं है आपको मानव संसाधन मंत्रालय से, आप शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, उसका आपको मंत्री बना दिया और लोग पूछ रहे हैं कि तो हाई स्कूल पास है। एक महिला थी ऐसी जिनकी शिक्षा के बारे में लगातार सवाल किए गए, जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आई थी, स्मृति ईरानी। उनकी शिक्षा को लेकर वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री। मानव संसाधन विकास मंत्रालय आज शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना। विपक्ष ने हंगामा किया, आपने शिक्षा किसे हाथ में दे दी जो स्वयं इंटर पास है। अब वो इंटर थी या नहीं थी, विपक्ष का मामला था, तो शिक्षा के बारे में पता चल सकता है। अच्छा अब शिक्षा बुला लो, भाई शिक्षा कितनी है? अब ऐसा तो नहीं है ये आदमी कैसा हो, बैंकक्रप्ट तो हो गया, देनदारी कितनी बार बैंकक्रप्ट करेगा। अब ऐसा भी सकता है कोई अपराधी हो, भाई आप यहां पढ़ने आए, उसके बाद हमें पता चला कि आप में से कौन कौन पढ़ने वाला है, कौन कौन मुंह चलाने वाला है। सही बात है कि नहीं? तो आपराधिक ब्यौरा क्या होगा? आपराधिक ब्यौरा देना होगा। भाई कोई केस तो नहीं है, कोई मर्डर तो नहीं किया है इसने, जो भी आपराधिक मामला ब्यौरा होगा पूरा देना होगा। इसके अलावा और क्या दे सकते हो आप लोग? वैवाहिक संबंध बता सकते हो, वैवाहिक संबंध। इसके अलावा बच्चों के बारे में बता सकते, कितने बच्चे हैं, भाई ये सब पता होना चाहिए। ये सब क्या है? जानकारी देना अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया? देना अनिवार्य बना दिया। वैसे मैं आपको जब चुनाव आयोग के बारे में कराऊंगा तो ये पूरे डिटेल में बताऊंगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में ये सब प्रावधान किए गए हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 भी है, उनमें ये प्रावधान किए गए। लेकिन यहां पर हम आपको मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं तो केवल ये समझ बता रहे हैं कि क्यों ये ऐसा किया गया, क्यों अनुच्छेद 19(1) इतना इंपोर्टेंट है। लोग लगातार 19(1) की बात करते हैं, 19(1) की बात करते हैं। मैंने भी जब से संविधान पढ़ाना शुरू किया है 19(1) को लगातार बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं लगातार? भाई कुछ तो महत्वपूर्ण है, जानने का अधिकार हो, चाहे कोई भी अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो। अगर आप बोल नहीं सकते, व्यक्ति नहीं कर सकते, तो आप एक पेड़ के समान है। किसके समान है? एक पत्थर के समान है, जिसमें कितने भी हथौड़े मारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बोल तो सकते हैं, क्या कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो इन सब बोलने पर क्या है? अनुच्छेद 19(2) में क्या लगाए गए हैं? युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए हैं। क्या लगाए गए हैं? युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। अब हम इन्हीं युक्तियुक्त निर्बंधनों को पढ़ेंगे। 19(2) युक्तियुक्त निर्बंधन, जो आपको 19(1) में जो स्वतंत्रता दी गई है वो निरपेक्ष नहीं है। कैसे नहीं है?
निरपेक्ष नहीं है, उन पर क्या है, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में आप कुछ भी कार्य करें। तो ये निर्बंधन क्या है? वैसे तो आपातकाल के समय इनको निर्बंधित कर दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ निर्बंधन और लगाए गए हैं। उन्हीं निर्बंधनों को हम पढ़ेंगे। पहला आप लिख सकते हैं राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा। अब राज्य की सुरक्षा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी बातें कर रहा है जिससे राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, क्या पड़ जाए, खतरे में पड़ जाए, तो क्या होगा? जैसे कोई हिंसात्मक भाषण दे रहा है, आपराधिक भाषण दे रहा है, लोगों को उसका उकसा रहा है, क्या कर रहा है, तो उससे क्या होगा? राज्य के विरुद्ध युद्ध छिड़ जाएगा। क्या छिड़ जाएगा? तो इससे क्या होगा? अब ऐसी अभिव्यक्तियों क्या करेंगे? रोक लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान की जय और आतंकवादियों के संगठन के बारे में लोगों को इस्लाम के नाम भड़काओ, कहो कि भाई जिहाद चालू हो गया है, काफिरों को मारो, तो क्या होगा? इससे युद्ध छिड़ जाएगा। क्या छिड़ जाएगा? युद्ध छिड़ जाएगा। और अगर युद्ध छिड़ागा तो क्या होगा? राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो ऐसी अभिव्यक्ति पर क्या लगा दी हमने? रोक। बकवास ना करो, नहीं डंडा रखा है हम पे। समझ में आ गया? सुझा देंगे आपके। हाँ, तो राज्य की सुरक्षा, आओ दिखाएं, कैमरे में रिकॉर्ड करके दिखाएं, क्या सुझाएंगे? क्या बात कर दी तुमने यार। राज्य की सुरक्षा में लिखें आंतरिक अशांति, हिंसात्मक अपराध और राज्य के विरुद्ध युद्ध की अभिव्यक्ति पर रोक। क्या ये निर्बंधन सही है, गलत है? कि राज्य की सुरक्षा के लिए अगर कोई आंतरिक अशांति फैलाता है, हिंसात्मक अपराध करता है, राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है, तो ऐसी अभिव्यक्ति को क्या कर दें हम? रोक दें, लोगों को भड़का ना सके। तो अगला है विदेशी राज्यों के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध। अब आप ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं कर सकते कि किसी देश के प्रति ऐसी बात नहीं कर सकते इससे क्या हो? भारत का अगर उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है तो बिगड़ जाए। हम श्रीलंका के बारे में कुछ ऐसी बातें करें सामूहिक रूप से, और श्रीलंका में क्या है, तमिलनाडु के कुछ लोग रहते हैं, तमिलवासी लोग, तो वहां पर क्या है, तमिलवासी और जो श्रीलंका के लोग हैं वो सिंहली हैं। कैसे हैं? सिंहली वासी लोग हैं, वहां की भाषा है सिंहली है। तो उनमें आपस में लड़ाई होती रहती है। तो तमिलनाडु का कोई नेता जो तमिलनाडु की सत्ता प्राप्त करना चाहता हो, वो तमिलों को इस आधार पर भड़काए कि सिंहली लोग तमिलों पर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र करो। तो इससे क्या होगा? भारत और श्रीलंका के मैत्रीपूर्ण संबंध खराब होंगे। तो ऐसी अभिव्यक्ति पर रोक लगाई सकती है। जैसे नेपाल में है, नेपाल में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो हम जैसे लगते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो पहाड़ी जैसे लगते हैं। अब वो हैं तो सब नेपाली, लेकिन जो नीचे के क्षेत्र में रहते हैं उनसे क्या हमारे वैवाहिक संबंध है हिंदुस्तानियों के, वो यहीं पर विवाह करते हैं, यही सब कुछ करते हैं। तो अब हम उनका समर्थन करने के लिए क्या पूरे नेपाल के लोगों को भड़का सकते हैं? अगर ऐसी कोई बात करता है तो क्या होगा? वो गलत होगा। जब मूल संविधान बना था हमारा, तब यह प्रावधान नहीं था। इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इसे जोड़ा गया था। शुरुआत में यह नहीं था। यह समझ में आ गया? मैत्रीपूर्ण संबंध क्या है? कोई व्यक्ति किसी देश के प्रति झूठी अफवाह नहीं फैला सकता। ठीक है। अगला है लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। क्या बोलते हैं लोक व्यवस्था को? पब्लिक ऑर्डर। इसे भी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, कब जोड़ा गया? इसे भी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया? अब लोक व्यवस्था समझ रहे होगे कि समाज की जो व्यवस्था है, आप ऐसी बातें, ऐसे भाषण नहीं दे सकते, ऐसे कार्य नहीं कर सकते, समाज की व्यवस्था खराब हो जाए। आपने क्या किया? एक हिंदू था, टीका फीका चुटिया वाला आदमी, उसने एक सूगर काटा और मस्जिद में फेंक दिया। अब ये बताओ, सूगरों से मुसलमानों को नफरत है, दंगे भड़केंगे? अभी नहीं भड़के तो अभी तो मुसलमान बिगड़े थे। एक और आदमी था ही हिंदू ही वो, उसने एक गाय काटी, वो हिंदू इलाके में फेंक दी। अब हिंदू भड़क गए, मुसलमान ही भड़क गए, होने लगे दंगे। समाज में अव्यवस्था फैली नहीं फैली? तो ऐसा कार्य कोई करेगा तो क्या होगा? ये अनुच्छेद 19(1) के तहत नहीं आएगा। ठीक है। अगला है सदाचार, जो आप में है कूट कूट कर। सदाचार और शिष्टाचार,
सदाचार और शिष्टाचार। आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते समाज में जो अश्लील प्रकृति का है। कैसा है? पता चला कि विकास था, मोदी का विकास, डेवलपमेंट, उसने क्या किया? कपड़े पहनना ही छोड़ दिया। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता है, समझ में आ गया? घूम रहा है ऐसे ही। तो सदाचार और क्या है? शिष्टाचार के खिलाफ होगा। क्या होगा? सदाचार और शिष्टाचार के खिलाफ होगा। लेकिन जैन धर्म के संत घूम सकते हैं, उनको मिला हुआ है, क्योंकि उनके धर्म में है, वो सदाचार और शिष्टाचार में आता है। समझ में आ गई बात नहीं? अब आप लोग कहीं थे और आपने क्या किया? बड़ी स्टेज पर खड़े हैं और आप किसी को जीभ दिखा रहे हैं, ये क्या है? सदाचार नहीं है। समझ में आ गया? ये वाली कौन सी उंगली होती है? फक वाली कौन सी होती है? क्या होता है वो वाली होती है ना, हाँ, ये वाली उंगली दिखा रहे हैं आप, तो ये भी गलत है। क्या है ये? सदाचार और शिष्टाचार नहीं है, ये अश्लीलता है। क्या है ये? अश्लीलता। क्या है ये? अश्लीलता है। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? कहीं फंस ना जाओ कि 19 से 1 मिला हुआ है, सर ने पढ़ाया है, फिर आपकी कुटाई हो रही हो, बाद में पता चले कि आप कुट के आए, सर आपने गलत पढ़ा दिया। तो आप समझ लें इस चीज को, सदाचार और शिष्टाचार। अगला है न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना दो तरीके से हो सकती है। एक तो सिविल, जो मैं आज आपको समझा चुका हूं। सिविल का मतलब क्या होता है? एक है आपराधिक, एक है सिविल और एक है आपराधिक। सिविल मामले क्या होते हैं? जो धन संपत्ति जुड़े हों। आपराधिक मामले क्या होते हैं? जिसमें आपने कोई अपराध किया हो, जैसे किसी का मर्डर कर दिया, किसी की ठुकाई कर दी, कुटाई कर दी। समझ में आ गया? जैसे आप लोग यहां पढ़ने आए हैं और आप लोग नहीं पढ़े, मुझे गुस्सा आ जाए, मैं आपको कूट दूं, तो मुझ पर क्या होगा? आपराधिक मुकदमा। और आप लोग जो हमारा कोचिंग का दान पात्र है उसे चुरा ले गए, तो क्या होगा? सिविल मामला। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो हमारे दान पात्र पर कोई नजर न डाले, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी इस कोचिंग में सहयोग कर सकते हैं दान पात्र के माध्यम से, पेटीएम भी कर सकते हैं आप लोग हमें। तो न्यायालय की अवमानना सिविल में क्या है? जैसे कोई जज है, कोई जज ने कोई बात कही किसी से, वो उसकी बात ना माने, तो क्या होगा? सिविल। आपराधिक मामला क्या? कोई जज ने कोई फैसला सुना दिया, उसकी निंदा करे, क्या करे? जज पर आरोप लगाए, आपने घूस लिए, ये लिया, इससे क्या होगा? सोचो, जिस व्यक्ति को सजा मिलेगी, क्या जज उसके लिए अच्छा होगा कभी? चाहे उसने अपराध किया हो या ना किया हो। अगर ये अवमानना का केस नहीं दिया गया तो क्या होगा? लोग जजों की बुराई करने लगेंगे, लोग न्यायालय की बुराई करने लगेंगे। हाँ, आप तार्किक आधार पर बुराई कर सकते हो, न्यायालय की, जज की तार्किक आधार पर बुराई कर सकते हो, लेकिन मनमानी तरीके से बुराई नहीं कर सकते कि आपने उसकी मां बहन को याद कर लिया जाकर वहां पर, वो नहीं कर सकते आप। आपने उसने सजा दी, उसको गलत बता रहे हैं आप। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? ऐसा नहीं कर सकते आप, तरीके से कर सकते हैं काम। अब न्यायालय की अवमानना हो गई। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट लिखें, मानहानि, जो आजकल अरविंद केजरीवाल में बहुत लगी थी। क्या है ये? मानहानि। इंग्लिश में न्यायालय की अवमानना कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या कहते हैं? अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही तो इंग्लिश में बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या कहते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। डिफेमेशन, मानहानि होती है। मानहानि का मतलब जानते क्या होता है? किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना। और आपने जब अरविंद केजरीवाल नए नए आए थे तो उन सम्मान को ठेस पहुंचाते थे, कहते थे आज मैं बहुत सारे मामले लेकर आया हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने यह भ्रष्टाचार किया, हमारे प्रधानमंत्री ये किया, हमारे प्रधानमंत्री इतना घोटाला किया। उनसे पूछा सबूत दो, मुस्कुरा गए। फिर क्या उन्होंने कि न्यायालय में केस कर दिया कि इन्होंने हमारी बेइज्जती की है। अब वो पहुंचे, उन्होंने माफी मांग ली। केजरीवाल ने ऐसा कई बार किया। तो ये क्या होती है? मानहानि। क्या होती है? अब 19 एक के तहत उन्होंने क्या कहा? कुछ ही बोलो, लेकिन बाद में क्या कहा? माफी मांगनी पड़ी। तो ऐसा आप ना करें, किसी के बारे में कुछ ही बोलें और फिर आपको माफी मांगनी पड़े। डिफेमेशन। अगला पॉइंट क्या है? देखो क्या है? अपराध उद्दीपन। अपराध उद्दीपन जानते हो क्या होता है? मैं अपराध ना करूं, लेकिन मैं अनुष्का को इतना भड़काऊं कि वो विराट कोहली का मर्डर कर दे। क्या कर दे? अनुष्का शर्मा विराट कोहली का मर्डर कर दे। तो क्या किया? मैंने उसे उद्दीपन किया। क्या किया? उसे भड़काया। तिलक को इसी आधार पर, बाल गंगाधर तिलक को इसी आधार पर जेल हुई। उन्होंने अपने अखबारों के माध्यम से लोगों, जनता को लगातार भड़काया और उन्होंने क्या किया? दो लोगों ने मिलकर एक अधिकारी का मर्डर कर दिया, अंग्रेज अधिकारी का। अब उसके क्या हुआ? सजा हो गई। तो ऐसा ही व्यक्ति ना हो कि
धीमे धीमे पिंच मारते रहे। आजकल धार्मिक स्थलों पर ऐसा बहुत होता है, हिंदुत्व को लेकर, मुस्लिम को लेकर वो भड़काते हैं कि ये खत्म, जिहाद करो नहीं तो खत्म, ये धर्म खतरे में है, ये धर्म खतरे में है। एक है धर्म जो हमेशा खतरे में रहता है, खतरे में है, जिहाद करो, जिहाद करो, बचाओ। कोई धर्म कभी खतरे में नहीं होता, किसी से नहीं होता। अगर ईश्वर ने हमें बनाया है, हम उसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? क्यों भाई, जिसने संसार को बना दिया, हम इतने से हैं। हमारा जो पृथ्वी है वो जब 100 पृथ्वी बनाओ तो एक सूर्य बनता है, और जब लाखों सूर्य बनाओ तब एक आकाशगंगा बनती है, और जब लाखों आकाशगंगा बनाओ तब ब्रह्मांड बनता है। उस पृथ्वी पर हम एक छोटे से देश में, छोटा सी देश है पृथ्वी अनुसार, इसके छोटे से जिले में, और छोटे से जिले में ज्यादा से ज्यादा 2 फुट जगह पर खड़े हुए हैं। कितने खड़े हुए हैं? और हम क्या कहते हैं? हम उस ईश्वर की रक्षा करेंगे। चल जुट्टा। तो क्या है? अब आप अपराध उद्दीपन क्या होता है, समझ में आ गया? ये मूल संविधान में नहीं था, इसे भी क्या जोड़ा गया? फर्स्ट सीए 1951 द्वारा। अपराध उद्दीपन, अपराध के लिए उकसाना, रुखसाना नहीं है बेटा, उकसाना, रुखसाना नहीं है, रुखसाना किसी की है। अब अगला है, एक और पॉइंट इसमें रह गया, भारत की संप्रभुता, संप्रभुता एवं अखंडता, संप्रभुता एवं अखंडता। भारत को खंड खंड कर देंगे। अगर किसी ने कहा तो फिर क्या होगा? उसके खंड खंड किए जाएंगे। 206 हड्डियों को, जोड़ों को देखकर तोड़ा जाएगा। अगर किसी ने खंड खंड की बात की, किसी ने संप्रभुता को ललकारा, कोई सेना बना ले 100 लोगों की, 200 लोगों की, एक था नहीं बाबा जिसने सेना बना ली थी, फिर पुलिस ने जो कुटाई की उसकी और उसकी सेना की, समझ में आ गया? उसके खंड खंड किए। फिर ये 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963, कब जोड़ेगी ये? 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। क्यों जोड़ा गया? इससे कोई ऐसा व्यक्ति ना आए कि वो कहे हम खंड खंड करेंगे, तो क्या होगा उसका? फिर खंड खंड अलग होगा। क्या होगा? खंड खंड अलग होगा। संप्रभुता को चुनौती देना या पृथक होने को उकसाना, क्या होता है? संप्रभुता को चुनौती देना या पृथक होने के लिए उकसाना अव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। क्या है? विरुद्ध है। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? अगर ऐसी कोई बात करता है तो उसे क्या करेंगे? हम लोग पकड़ेंगे, फिर उसके खंड खंड करेंगे। क्या करेंगे? जो भारत के खंड खंड नहीं हुए, आपके खंड खंड होंगे। कैमरामैन, अनुच्छेद 1B, अनुच्छेद 19(1)B में कहा गया है शांतिपूर्ण और हथियार रहित। कैसे? शांतिपूर्ण और कैसा? हथियार रहित। ऐसा नहीं कट्टा बंदूक ले जाकर सम्मेलन करो। सम्मेलन का अधिकार कैसा अधिकार है? शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। आप सम्मेलन तो कर सकते हैं, लेकिन कट्टे बंदूक ले जाकर सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब इस सम्मेलन में क्या क्या शामिल है? शामिल है सभा को आयोजित करना। क्या शामिल है? सम्मेलन में क्या क्या शामिल है ये आप देख लो। सभा को आयोजित करना, और क्या शामिल है? जुलूस निकालना और प्रदर्शन करना, निकालना, और क्या शामिल है? प्रदर्शन करना। क्या शामिल है इसमें? प्रदर्शन करना। इसी में पुतला फूंक लेना, तो जुलूस निकालने में ही अलग से मत फूंक पुतला। क्या फूंकना? पुतला फूंकना, प्रदर्शन करना। एक अधिकार इसमें नहीं शामिल है। क्या नहीं शामिल है? हड़ताल करना शामिल नहीं है। हड़ताल करना शामिल नहीं है, क्योंकि हड़ताल भी कैसी होती है? ऐसी होती है, लेकिन सम्मेलन नहीं होता हड़ताल। हड़ताल किसमें शामिल है? अनुच्छेद 19(1)A में। अनुच्छेद 1B में नहीं। क्वेश्चन पूछेगा, आप अटक जाओगे। क्या हो जाओगे? और फिर लटक जाओगे। ना तो अटको ना लटको, इसलिए क्या लिख दिया है? हड़ताल करना इसमें शामिल नहीं है। अब ये अधिकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप प्रदर्शन कर सकती हैं, मैं नहीं पढ़ा हूं तो आप प्रदर्शन करें, हड़ताल जुलूस निकालें, हाय 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 हाय, सभा करें,
क्योंकि ये क्या है, लोकतांत्रिक है। क्या है ये? लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर लोकतंत्र में ये अधिकार नहीं होंगे तो अपनी मांगों को हम नहीं रख पाएंगे। लेकिन इन पर भी क्या लगाई गई है? आरआर। क्या लगाया गया है? आरआर। वो आरआर कौन कौन से हैं? 19(3). क्या लगाए गए हैं? 19(3). आप सम्मेलन तो करना चाहते हैं, क्या सम्मेलन किसी भी आधार पर कर सकते हैं? अगर आप सम्मेलन करें, उससे अगर लोक व्यवस्था खराब हुई तो आपके घोंटुओं की गोटियां तोड़ दी जाएंगी। लोक व्यवस्था, हाँ कटोरी, लोक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप ऐसा सम्मेलन करें, पता चला कि आपने क्या किया, जम्मू कश्मीर में जाकर बॉर्डर पर जाकर सम्मेलन कर रहे हैं, और क्या कहते हैं फौज के बारे में कि अरे ये फौजी हैं भारतीय, ये जम्मू कश्मीर को लूट रहे हैं। क्या उतारेंगे फिर हम लोग? समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अरे बंदूक से मारेंगे और नुकसान होगा, जूता चप्पल ही मार लेंगे। क्या होगा? संप्रभुता एवं अखंडता। क्या है ये? 19(3) में लोक व्यवस्था और क्या, संप्रभुता एवं अखंडता के लिए क्या है? आरआर लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? आरआर लगाए गए हैं। कभी कभी आपने सुना हो कोई सम्मेलन करना है, जैसे राहुल गांधी पहुंचे तो वहां पर परमिशन नहीं मिली। ऐसा होता है कि साहब इन्हें बनारस में सम्मेलन करने की परमिशन नहीं मिली, या इन्हें फरीदाबाद में राहुल गांधी को आना था लेकिन यहां के डीएम ने परमिशन नहीं दी। इसका प्रावधान क्या है? आईपीसी आपने सुना होगा एक, क्या होगा? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। क्या है ये? भारतीय दंड संहिता। क्या है ये? भारतीय दंड संहिता। इसमें अध्याय 8 दिया है। क्या दिया है? अध्याय 8। अध्याय 8 में यह बताया गया है कि कोई सम्मेलन है, कोई सम्मेलन है या सभा या प्रदर्शन है, उस पर कब कब रोक लगाई सकती है। मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना या पुलिस की परमिशन लेना आवश्यक है। उसमें एक धारा का नाम सुना होगा, आप ज्यादातर सुनते रहते होंगे, धारा 144 लग गई है। क्या लग गई है? धारा 144 लग जाती है तो कोई व्यक्ति सम्मेलन सभा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? सम्मेलन या सभा नहीं कर सकता। सम्मेलन या सभा पर रोक लगाने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। अधिकतर उन क्षेत्रों में लगाई जाती है जब चुनाव हो रहे हो, चुनाव की घोषणा हो गई हो, कल चुनाव होने वाले हो, तो धारा 144 लगा दी जाती है, जिससे लोग एकत्रित होकर कहीं डंप पोलिंग बूथ को डंप ना कर दें। डंप समझते हो? कब्जा कर कर धाय मोदी कि हाय मोदी कि धाय मोदी। समझ में आ गया? ऐसा ना हो। समझ में आ गई? नहीं आ गई? इसके अलावा कहीं दंगे हो गए हैं तो वहां पर लोग एकत्रित ना हो, 5 या 6 लोग अगर एकत्रित होते हैं तो फिर पुलिस का डंडा निकलता है, उसके बाद जो आपको सुझाया जाता है, आप समझ रहे होगे फिर। तो धारा 144 भी क्या लगाती है? सम्मेलन और सभा पर रोक लगाती है। क्या लगाती है? रोक लगाती है। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(1)(c). अनुच्छेद 1(c) में दिया है संघ, संगठन और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। संघ, संगठन और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। यदि आपको याद हो तो मैंने आपको एक भाग कराया था, वैसे तो आपको पिछले जन्म का याद नहीं होगा। भाग 9B, और 9B में मैंने लिखाया था सहकारी समितियां, और मैंने आपको बताया था किसे कौन से वे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आप जल्दी से कमेंट करके बताएं, मेरे सामने कमेंट करें और मोबाइल पर भी कमेंट करें। 2012 कौन संविधान संशोधन? कौन सा वह संविधान संशोधन? 97वां। जब हम भाग 9B को जोड़ रहे थे उसी समय अनुच्छेद 1C में भी हम सहकारी समिति लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? सहकारी समिति लिख दिया हमने यहां पर। तो वैसे तो ये था पूरा अनुच्छेद, लेकिन इसमें सहकारी समिति कब बढ़ाया हमने? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम सन क्या थी? 2012। तो इसमें हमने सहकारी समितियां और जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? सहकारी समितियां और जोड़ दिया। इतनी बात समझ में आ गई? अब संघ, संगठन या सहकारी समितियां क्या क्या हो सकते हैं ये आप बताओ। अगर कोई कंपनी है तो संघ या सहकारी समिति होगी। कोई एनजीओ है, कोई फर्म है तो क्या होगी? संगठन है कि नहीं है? जैसे हमारी कोचिंग है तो क्या है? संगठन है।
तो कोई दबाव समूह है तो क्या है, संगठन है। क्या आप इन संघ या संगठनों के नाम लिखना चाहोगे तो लिख लो। कंपनी, स्वैच्छिक संगठन, कंपनी, स्वैच्छिक संगठन, गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ, साझेदारी फर्म, साझेदारी फर्म, सोसाइटी, सोसाइटी, क्लब, एक छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यवसायिक संघ, मजदूरी संगठन, मजदूर संगठन, राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि। अब ये हमने जो संगठन बनाए, ये सारे जो हमने संगठन बनाए, इनमें क्या है, अब मुझे बताओ अनुच्छेद 19(1)(c) में संगठन बनाने का अधिकार क्या है, बनाने। अब एक बताओ मुझे, क्या मैं संगठन नहीं बनाना चाहता हूं तो क्या मुझसे कोई जबरदस्ती संगठन बना सकता है? तो यह भी तो अधिकार हुआ, संगठन बनाने और ना बनाने का अधिकार। दूसरा क्या है, अब मैं इस संगठन या बनाऊंगा तो उसमें सदस्य शामिल करूंगा, सदस्यता लेने या ना लेने का अधिकार। और क्या है, अगर मैंने संगठन बना लिया तो चालू रख सकता हूं और नहीं रखना चाहूं तो चालू रखने और ना रखने का अधिकार है या नहीं है। अब इसमें आरआर क्या है, अनुच्छेद 19(4). क्या कोई ऐसा संगठन बना सकते हो जो आतंकवादी संगठन हो? है? भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के लिए हमने संगठन बनाया, फौज बना ली, एक बना सकते हो, फिर क्या होगी आपकी कुटाई। और कुटाई नहीं चाहते हो तो 19(4) को पढ़ लो, लिखो इसमें लोक व्यवस्था क्या है, लोक व्यवस्था। एक मिनट को, अब अनुच्छेद 19(1)(c) में पर क्या क्या निबंधन लगाए गए हैं वो 19(4) में दिए गए हैं। एक तो उसमें लोक व्यवस्था, आप ऐसा कोई संगठन या सम्मेलन संगठन या संघ नहीं बना सकते जो लोक व्यवस्था को बिगाड़ता हो। आप कोई आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते, आप कोई ऐसा संगठन नहीं बना सकते जो सरकार का विरोध करता हो, जो देश के हित में ना हो। इसके अलावा सदाचार या नैतिकता, आप ऐसा कोई संगठन नहीं बना सकते तो सदाचार या नैतिकता का हनन करता हो। आपने एक संगठन बना लिया, उस संगठन में लोग क्या करेंगे, सब लोग दूसरों को जीव दिखाएंगे तो क्या होगा, इससे अवस्था खराब हो नहीं होगी। ऐसा संगठन मत बना लेना, समझ में आ गया। अब ऐसा संगठन बना लिया जो विदेशों में है, यूरोप में न्यूड रहने वाले संगठन, उसमें सब लोग न्यूड रहते हैं, समझ में आ गया। बहुत से संगठन ऐसे जीभ में भाला चबा लेते हैं, भाला रखते हैं पार, तो ऐसे संगठन नहीं बना सकते। भूत पिशाचों को भगाने वाले संगठन बना लेते हैं लोग, ऐसा नहीं करना। अगला क्या है, अब ऐसा कोई संगठन बना सकते हैं आप जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खत्म करता हो? नहीं बना सकते ना। तो संप्रभुता और अखंडता एवं अखंडता, तो आप पर जो रोक लगाई गई है, लोक व्यवस्था के संबंध में रोक है, सदाचार और नैतिकता के संबंध में रोक है, संप्रभुता और एवं अखंडता के संबंध में रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 19(1)(d), इसमें कहा गया अबाध रूप से संचरण करने का, घूमने का अधिकार क्या है, देश के अंदर अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार। अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार मतलब घूमने का अधिकार। यह अधिकार दिया क्यों गया? अगर सोचो, हम अगर पूरे देश में नहीं घूम सकते अगर, तो क्या होता उससे क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति अपने जाती, क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति बढ़ती। इससे मतलब महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र के क्षेत्रवाद बढ़ जाता, यहां के लोग वहां नहीं आ पाते, वहां के लोग यहां नहीं आ पाते। दूसरा, जब हम घूमते नहीं तो हमें देश प्रेम नहीं जागता। जब हम घूमते हैं तो हम जगह जगह की चीजें देखते हैं, कहते हैं हमारा देश इतना सुंदर है, ओहो हो, हमारे यहाँ तो बिल्कुल बेकार है, यहाँ इतने सुंदर सुंदर लोग रहते हैं। गए हम असम की तरफ तो सब गोरे गोरे लोग, और था कोई बिहार का, उसे हमारे सब काले काले लोग हैं, यहाँ गोरे। तो क्या हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की सुंदरता है क्या है, तो घूम के ही तो पता चलेगा सुंदरता कितनी है, देश में सुंदरता कितनी है। जैसे कुछ लड़के आजकल गलियों में घूमते हैं,
सुंदरता को देखने के लिए, ऐसे ही देश की सुंदरता को देखने के लिए देश में घूमना पड़ता है, और मोहल्ले शहर की सुंदरता को देखने के लिए गलियों में घूमना पड़ता है। तो देश प्रेम बढ़ता है, क्षेत्रपात की प्रवृत्ति कम होती है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, इसको बहुत गौर से सुनो बात को। मैं क्या बताने वाला हूं इसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेपर में आती है ये बात। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है, यहां पर आपको पूरा ध्यान लगाना है कि मैं क्या कहने वाला हूं। मैं कहने वाला हूं कि विदेश यात्रा, विदेश में संचरण का अधिकार, मतलब विदेश यात्रा, विदेश में संचरण का अधिकार क्या हमें अनुच्छेद 19(1)(d) देता है या नहीं देता है? 19(1)(d) एक बात कहता है, देश में घूम लो, बाहर घूमे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। समझ में आ गया? अगर विदेश में घूमना है तो उसका अधिकार हमें मिलता है अनुच्छेद 19 से नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 से। किससे मिलता है? अगर आपसे पूछ ले देश में अबाध रूप से संचरण का अधिकार हमें कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 19(1)(d). लेकिन हमें विदेश यात्रा का अधिकार कौन देगा? अनुच्छेद 19 नहीं देकर अनुच्छेद 21 देगा। तो ये क्या है? देश में घूम सकते हो आप। कहां घूम सकते हो? देश में आवारागर्दी दिखाओ। अगर विदेश में घूमना है, वहां पर आवारागर्दी करनी है, तो क्या करना होगा? अनुच्छेद 19 का नहीं, अनुच्छेद 21 का सहारा लेना होगा। और ये बात किसने समझाई? जिसके हाथ में थी चप्पल, न्यायालय। न्यायालय ने कहा विदेश यात्रा का अधिकार है आपके पास, आपका मूल अधिकार है, आप जा सकते हो विदेश यात्रा करने, लेकिन अनुच्छेद 21 के तहत। किसके तहत जा सकते हो? अनुच्छेद 21 के तहत। अब यह बात तो निश्चित है कि अनुच्छेद 19(d) अबाध रूप से संचरण का अधिकार देता है, लेकिन इस पर क्या है? कुछ रिस्ट्रिक्शन है। क्या है? आर है। वो आर किस में दिए हैं? अनुच्छेद 19(5) में। किस में दिए हैं? अनुच्छेद 19(5) में। अब एक तो अधिकार क्या दिया है? साधारण जनता के हित में। एक तो आर ये दिया है भाई, साधारण जनता के हित में। जैसे परमाणु बम सरकार बना रही है और एक लेबोरेटरी है, क्या आप वहां पर जा सकते हो? क्योंकि हमें तो पूरे देश में अधिकार मिला है, जा सकते हो? फिर कुटाई जो होगी ना आपकी, भाई किसी की शादी थी, आपका न्योता नहीं आया था, आप घूमने चले गए, उसने पकड़ लिया, तो उसके बाद आपने पूरी दावत के बर्तन धोए। क्या आप इस आधार पर कह सकते हैं तो हम तो घूमने आए थे, खाने थोड़ी आए थे? क्यों भाई घूमने क्यों आए थे? हमें तो अनुच्छेद 19(1)(d) मिला हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ऐसा। अनुच्छेद 19(d) के तहत ऐसा मत करना कि क्रैश द पार्टी, दावत खेचे आई, जो बड़ा अच्छी थी, आज तो पनीर बड़ा अच्छा बनाता है। तो साधारण जनता के हाथ में नहीं है। दूसरा, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, क्या है? अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण। क्या करना होगा हमें? अनुसूचित जनजातियों, एसटी के हितों का संरक्षण। अब एसटी के हितों का संरक्षण समझो। एसटी के हितों का संरक्षण का मतलब क्या है? भाई जो एसटी अनुसूचित जनजातियां होती है वो कहां रहती हैं? वो रहती हैं जंगल में, और जंगल में करती है मंगल, और आप पहुंचे मंगल खराब करने उनका, तो फिर उनका होता है मूड खराब। क्या होता है? मूड खराब। क्यों? उनकी एक निजी संस्कृति होती है। कैसी होती है? उनकी भाषा अलग होती है, उनकी लोक संस्कृति होती है। जब आप जाओगे तो उसमें क्या करोगे? अरे तुम टीका नहीं लगाते, टीका लगाओ, छुट्टियां रखो। उनका मूड खराब होगा, वो फरसा निकालेंगे, आपकी छुट्टियां काटेंगे, और जो जहां पर आप टीका लगाया था वो आपकी मुंडी काटेंगे, भाई हिंदुओं वाले की। तो ऐसा ना हो, इसलिए सरकार ने कहा ऐसे क्षेत्रों में आप नहीं यात्रा करने जाएंगे जो सरकार ने प्रतिबंधित की हैं, जो अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। बहुत सी अनुसूचित जनजातियां हमें दीफू कहती हैं। क्या कहती हैं? दीफू। दीफू मतलब बाहरी लोग।
हमें देखते ही मार देती हैं। अनुष्का गई और फिर केवल मुंडी मुंडी आई, लीजिए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो दीफू कहती हैं। क्या कहती हैं? उन्हें लगता है कि ये बाहर के जो लोग आ रहे हैं ये हमारी संस्कृति को नष्ट करेंगे। क्या करेंगे? तो ऐसे लोगों को हमें शिक्षित करना है, अपने साथ मिलाना है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं लेकिन जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता, जबरदस्ती नहीं सिखा सकता, आपकी इच्छा पे ही सिखाऊंगा। ऐसे ही अनुच्छेद 19(5) में एसटी के हितों का संरक्षण दिया गया है और साथ ही साधारण जनता के हित में दिया गया है। ये आप दोनों चीज समझ चुके होंगे। इन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। एसटी के हितों के संरक्षण के संबंध में आप कह सकते हैं कि विशिष्ट संस्कृति होती, क्या होती है इनकी? विशिष्ट या निजी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए क्या करते हैं? इन पर हम रोक लगाते हैं। क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए हम रोक लगा देते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर वहां जाने दिया, तो इनमें क्या बनेगा? गुस्सा, अलगाव। क्या होगा? अलगाव, इनमें तनाव, और फिर इनका जब मूड खराब होगा तो क्या करेंगे? ये भारत से अलग होना चाहेंगे। क्योंकि ऐसे देश में क्यों रहना चाहेंगे जहां पर उनका सम्मान ना होता हो, उनकी संस्कृति का सम्मान ना होता हो, उनकी संस्कृति का सम्मान ना होता हो। तो इसलिए ये बात समझ गए। अब है अनुच्छेद 19(1)(e). अनुच्छेद 19(1)(e) का जो आर है वो सेम यही है 19(5). ना तो आप हर जगह घर बसा सकते हो, इसमें क्या किया गया है? आवास, अबाध रूप से आवास, कहीं बस जाने का अधिकार। कहीं बसने का मतलब ये नहीं है कि आप गए और नाले में बस गए, हम तो इसी में रहेंगे। और आपने क्या किया? उसके ऊपर एक नाले के ऊपर मकान बना लिया। नाला बहुत चौड़ा है, बहुत अच्छा मकान बनेगा, खूब जगह है। आपने क्या किया? हाईवे के बीच में एक मकान बना लिया। ऐसा कर सकते हो क्या? है? ऐसा नहीं कर सकते। आपने क्या किया? सरकार ने एक हाईवे बनाया था, नीचे पुल था, पुल के नीचे आपने शानदार 5 स्टार होटल जैसा मकान बना लिया। सरकार कूटेगी तुम्हें। आप मकान बना सकते हो लेकिन उस पर क्या है? साधारण जनता के हित हैं। ऐसा नहीं है कि एक मकान बना था, आपने ईंटें लाए और उसके ऊपर एक और मकान बना लिया, ये हमारा हो गया। कैसे हो गया तुम्हारा? हो सकता है ऐसा? क्या ऐसा नहीं हो सकता। जमीन किसी और की थी, ईंटें हमने खरीद ली साहब। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही एसटी के हितों का संरक्षण भी हमें करना होगा। तो ये अनुच्छेद आपको मैंने लिखा चुका हूं। अबाध रूप से बस जाने का अधिकार, कहीं भी बस जाने का अधिकार है, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए 19(5) के तहत। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(1)(f). यही उसे ऊपर वाला लिखना है, ये तो लिखा है। अनुच्छेद 1(f) में क्या था? मुझे कौन बताएगा? संपत्ति का अधिकार। क्या था इसमें? संपत्ति का अधिकार। मैं पीछे डिटेल में लिखा चुका हूं वस्तु से अधिकार। इसे क्या किया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें गोली मार दी गई और ये अब समाप्त। 78 कर लो। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको खत्म किया गया और खत्म करके इसको कहां जोड़ दिया? 300A में। किस में जोड़ दिया? बात यह आती है कि कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर क्या होता है। मैं लगातार आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि अब ये कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा इसका मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूं। अब कानूनी अधिकार बनने से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात यदि आपकी संपत्ति छिन जाती है, सरकार आपकी संपत्ति को छीन लेती है, तो क्या होगा? आप अनुच्छेद 32 के तहत यह नहीं कह सकते कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा, सरकार विधि बनाकर, क्या बनाकर? कानून बनाकर आपकी संपत्ति को छीन सकती है, लेकिन अगर जब मौलिक अधिकार था तो कानून बनाकर भी छीन नहीं सकती थी। अर्थात कौन? संसद। कौन कानून कौन बनाता है?
अर्थात कानूनी अधिकार होने पर संसद पर रोक नहीं है, केवल कार्यपालिका पर रोक है। कार्यपालिका आदेश देकर नहीं छीन सकती, लेकिन अगर संसद ने कोई विधि बना दी तो आपके कानूनों को छीना जा सकता है। बात समझ में आ गई? कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर होता है? अगला है अनुच्छेद 19(1) जी। इसमें 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक तो क्या है? व्रति। क्या है? आप लिख लें, व्रति मतलब व्रति होती है प्रोफेशन। क्या होता है? एक है उपजीविका। क्या है? एक व्रति, दूसरा है उपजीविका। व्रति, उपजीविका, और एक है व्यापार और एक है कारोबार। क्या है? व्यापार और एक क्या है? कारोबार करने का अधिकार। इनमें इन चारों शब्दों का प्रयोग इसलिए कर दिया गया जिससे कोई भी तरीका बच ना जाए। अभी वृत्ति का मतलब प्रोफेशन, उपजीविका मतलब उपजीविका, व्यापार और उपजीविका होता है ऑक्यूपेशन। क्या होता है इंग्लिश में? ऑक्यूपेशन। और व्यापार और कारोबार, ट्रेड और बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस। इन चारों का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बेचें। समझ में आ गया? आप कुछ भी बेचें। आपने 4 बच्चे इकट्ठे किए, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 100 रुपए का 100, ऐसा कर सकते हैं क्या? ठेले पे बच्चे इकट्ठे कर लाए, 100 रुपए का 100 रुपए का छांटो बीनो। समझ में आ गया? और भाई नया जमाना आ गया है, लड़कियों को शादी करनी है तो लड़के इकट्ठे हैं। हाँ भाई, इसकी कीमत कितनी है, इसकी ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी व्यापार नहीं कर सकते। महिलाओं को या पुरुषों को नहीं बेच सकते आप लोग। मतलब व्यापार तो कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना होगा? वैध व्यापार। क्या करना होगा? वैध व्यापार मतलब साधारण जनता के हितों का ध्यान। क्या रखना होगा? साधारण जनता के हितों का ध्यान रखना होगा। समझ में आ गया? व्रति मतलब अब सरकार आपको क्या देती है? नौकरी देती है। नौकरी के लिए क्या करेगी? अहर्ता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो लिख लो, तकनीकी अहर्ताएं निर्धारित करना। क्या कर सकते हैं? तकनीकी अहर्ताएं निर्धारित करना। अगला क्या है? अगला लिख लें, पूर्णतः भागतः किसी व्यापार या कारोबार पर राज्य का एकाधिकार। पूर्णतः या भागतः किसी व्यापार पर राज्य का एकाधिकार। किसी पूर्णतः या भागतः किसी राज्य पर, जैसे हथियार बनाने के व्यापार पर राज्य का एकाधिकार है। ये नहीं आप घर में गए कट्टा बनाया ठाएं तो फिर सरकार क्या करेगी? आपकी ठाएं निकालेगी। फिर क्या निकालेगी? आपके सुझा देगी। ध्यान रखना। हाँ, ये सब काम करोगे तो क्या होगा? सूझ जाओगे आप लोग। न्यायालय ने व्यवसाय का अर्थ बताया अवैध व्यापार नहीं। कैसा? वैध व्यापार। कैसा? आप ड्रग्स, भांग, ये सब, इसके अगर बेचना भी है तो क्या करना होगा? बेचना है तो परमिशन लेनी होगी। अनुच्छेद 19 का निलंबन किस प्रकार होता है? यदि देश में आपातकाल लगा हो। क्या लगा हो? आपातकाल। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। 3 प्रकार के आपात होते हैं। हमारे मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है वह केवल अनुच्छेद 352 के तहत होता है। ये सारी चीजें मैं लिखा चुका हूं। यदि आप पढ़कर नहीं आए हैं तो यह आपकी गलती है, आप पढ़ें। अब मैंने कहा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात क्या लगा हुआ है? राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है। तो अनुच्छेद 352 जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगता है, एक और अनुच्छेद होता है, उसका नाम है अनुच्छेद 358। यह अनुच्छेद अपने आप स्वतः सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वतः सक्रिय हो जाता है। और यह स्वतः सक्रिय होकर अनुच्छेद 19 का निलंबन, यह अनुच्छेद 19 का निलंबन कर देता है। लेकिन अब हम यहां ये सीखेंगे कि राष्ट्रीय आपात के कितने आधार होते हैं।
राष्ट्रीय आपात के 3 आधार होते हैं। पहला है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। पहला क्वेश्चन यह बनता है कि सशस्त्र विद्रोह को कौन से वे संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया। इन्होंने कहा पटना में जोड़ा गया। आप छत पे खड़े हो और कूदें और हाँ, तरीका ना बताएं, संविधान संशोधन बताएं। वो तो तरीके बहुत सारे आते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत क्या जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से पहले इससे पहले क्या लिखा था यहां पर? आंतरिक अशांति। क्या लिखा था? आंतरिक अशांति लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? आंतरिक अशांति, आंतरिक सुरक्षा, कोई बात नहीं, आंतरिक अशांति लिखा हुआ था। अब आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया। क्या लगा दिया? आपातकाल लगा दिया। इसलिए जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। क्या बनी? जनता पार्टी की सरकार बनी तो इन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया और आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह लिख दिया। क्या लिख दिया? सशस्त्र विद्रोह लिख दिया। साथ ही उन्होंने एक प्रावधान और किया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 19 का निलंबन अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः सक्रिय हो जाता है या खुद स्वतः निलंबित हो जाएगा। यह केवल तभी होगा जब युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो। लेकिन सशस्त्र विद्रोह के द्वारा यदि आपातकाल लागू किया गया है तो यह अनुच्छेद 19 का निलंबन स्वतः अनुच्छेद 358 के तहत नहीं होगा, बल्कि अगर इसके तहत करना है तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति घोषणा करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति घोषणा करेगा कि अनुच्छेद 19 निलंबित है। मेरी बात समझे? अब अंतर क्या आ गया? अगर बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर क्या किया गया है? आपातकाल लागू किया गया है तो अनुच्छेद 358 के तहत यह स्वतः निलंबित हो जाएगा। लेकिन यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इसका निलंबन किया गया है तो यह स्वतः निलंबित नहीं होगा, बल्कि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को घोषणा करनी होगी कौन कौन से मूल अधिकार निलंबित किए गए हैं। अगर उसमें उसने कहा कि अनुच्छेद 19 को भी निलंबित किया जाता है तभी यह निलंबित होगा, अन्यथा नहीं होगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ और प्रावधान भी किए गए। इसमें यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 352 के तहत यदि आपातकाल लागू किया जाता है तो भी अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं कर सकता। अर्थात अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी निलंबित नहीं होंगे। आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। पहले भी मैंने कराया था तो आप इसे अगर चाहें तो उतार सकते हैं। देखते रहें अग्निपथ एकेडमी। मैं विश्वेंद्र सिंह। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। समझ में आ गया? गुड बाय, गुड लक।